नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में हुए कथित बीमा घोटाले की जांच के सिलसिले में जम्मू कश्मीर के पूर्व उपराज्यपाल सत्यपाल मलिक के आवास पहुंची सीबीआई ने 5 घंटे पूछताछ की है। सीबीआई अब उनके जवाबों का मूल्यांकन करेगी और बाद में आगे की कार्रवाई तय करेगी। सीबीआई की टीम ने ये पूछताछ उनके दिल्ली वाले आवास पर की है। पूछताछ राज्यपाल रहते हुए 300 करोड़ रुपए की रिश्वत की पेशकश के कथित रिलायंस जनरल इंश्योरेंस घोटाला मामले में की गई है। सीबीआई की एक टीम दिल्ली के आरके पुरम इलाके में सत्यपाल मलिक के घर सुबह करीब 11:45 पर पहुंची। मामला एक स्वास्थ्य बीमा योजना से संबंधित है, जिसे कथित रूप से आगे बढ़ाने के लिए कहा गया था। सीबीआई ने आज सत्यपाल मलिक से उनके आवास पर पूछताछ की। वहीं द वायर की रिपोर्ट के अनुसार जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने कहा कि पुलवामा को लेकर वायर को दिए इंटरव्यू के कारण उनका ये उत्पीड़न किया जा रहा है। बता दें, सत्यपाल मलिक ने द वायर को इंटरव्यू देते हुए पुलवामा में हुए आतंकी हमले को लेकर मोदी सरकार की कलई खोल दी थी। मलिक ने वायर से बात करते हुए इस मामले को लेकर कहा था कि मैं इस मामले में शिकायत करता हूं। सीबीआई को शिकायतकर्ता से इस तरह से सवाल पूछने की जरूरत नहीं है। मैंने जो पुलवामा पर कहा है उसके कारण ये केवल उनका उत्पीड़न है। बता दें, मलिक ने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजय डोभाल ने उन्हें चुप रहने के लिए कहा था, जब उन्होंने 40 सीआरपीएफ जवानों की मौत वाले आतंकवादी हमले के बाद उन्हें बताया था कि सरकार का हेलीकॉप्टर को मंजूरी नहीं देने का फैसला से ये घटना हुई। कर्नाटक विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे के नेताओं की शिकायत चुनाव आयोग से कर रहे हैं। जहां प्रधानमंत्री मोदी पर विवादित बयान को लेकर बीजेपी ने चुनाव आयोग में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की शिकायत की है, तो वहीं कांग्रेस ने भी गृह मंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटाया है। कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल अमित शाह और योगी आदित्यनाथ के विवादित बयानों की शिकायत लेकर शुक्रवार को चुनाव आयोग पहुंचा। इस प्रतिनिधिमंडल में अभिषेक मनु सिंघवी, पवन बंसल और मुकुल वासनिक शामिल थे। उन्होंने कहा कि हमने बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व, विशेष रूप से गृह मंत्री अमित शाह और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आपत्तिजनक, सांप्रदायिक और झूठे बयानों की शिकायत की है। अमित शाह ने बयान दिया है कि अगर कर्नाटक में कांग्रेस सत्ता में आती है तो ये करेगी, वो करेगी, सब झूठे बातें कही हैं, जिसका कोई आधार नहीं है। चुनाव बटोरने के घटिया हथकंडे के तहत ऐसा किया गया है। हमने चुनाव आयोग से इस तरह के लोगों पर बैन लगाने की मांग की है, उन्हें चुनाव प्रचार करने से रोका जाए। सिंघवी ने कहा कि सोनिया गांधी को विषकन्या बताने वाला बयान बहुत ही निम्न स्तरीय है। बता दें कि अमित शाह ने कर्नाटक में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा था कि अगर आगामी चुनाव में कांग्रेस पार्टी जीतती है तो कर्नाटक दंगों से पीड़ित होगा। वहीं बीजेपी विधायक बासनगौड़ा ने कोप्पल में एक जनसभा को दौरान सोनिया गांधी को विषकन्या बताया था। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा प्रधानमंत्री मोदी की तुलना जहरीले सांप से करने पर हुए विवाद के एक दिन बाद कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी के विधायक बासनगौड़ा यत्नाल ने कांग्रेस पार्टी की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी को विषकन्या बताकर विवाद खड़ा कर दिया है। बासनगौड़ा यत्नाल ने कहा कि पूरी दुनिया ने पीएम मोदी को स्वीकार किया है। अमेरिका ने पीएम का रेड कारपेट से स्वागत किया, उन्हें ग्लोबल लीडर का दर्जा दिया गया है। कांग्रेस पार्टी उनकी तुलना जहरीले कोबरा सांप से कर रही है। यत्नाल केवल इतने पर ही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता सोनिया गांधी के इशारे पर नाच रहे हैं और ऐसी टिप्पणियां कर रहे हैं। वो एक विषकन्या हैं जो चीन और पाकिस्तान के एजेंट हैं। उन्होंने भारत को तबाह कर दिया है। देश में अब कहीं भी नफरती भाषण देने वालों की खैर नहीं है, लेकिन अब बिना किसी शिकायत के ही नफरती भाषण या बयान पर एफआईआर दर्ज की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि जब भी कोई नफरत फैलाने वाला भाषण दिया जाए तो वे बिना किसी शिकायत के एफआईआर दर्ज करने के लिए स्वतः संज्ञान लेकर कार्रवाई करें। शीर्ष अदालत ने चेतावनी दी है कि मामला दर्ज करने में देरी को अदालत की अवमानना माना जाएगा। नफरती भाषण देने वालों पर सुनवाई करते हुए यह भी साफ किया गया है कि भाषण देने वाले व्यक्तियों के धर्म की परवाह किए बिना ऐसी कार्रवाई की जाए ताकि संविधान की प्रस्तावना में परिकल्पित भारत के धर्मनिरपेक्ष चरित्र को संरक्षित किया जा सके। शीर्ष अदालत ने इसे एक गंभीर अपराध करार देते हुए कहा कि नफरती भाषण देश के धर्मनिरपेक्ष ताने बाने को प्रभावित करते हैं।
शीर्ष अदालत का यह फैसला 2022 के उसके अपने ही आदेश का दायरा बढ़ाने वाला है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने अक्टूबर 2022 के आदेश में दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड पुलिस को हेट स्पीच के मामलों के खिलाफ स्वतः कार्रवाई करने का निर्देश दिया था। अब इसी फैसले को बढ़ाकर इसने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए ये आदेश दिया है। बिहार के बाहुबली नेता और पूर्व सांसद आनंद मोहन को जेल से रिहाई मिलने के मामले में विवाद पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि इतने लोगों को जेल से छुट्टी मिलती है, एक आदमी की रिहाई पर जो बात की जा रही है हमको तो बड़ा आश्चर्य लग रहा है। इसमें कौन सी ऐसी बात है, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। नीतीश ने बीजेपी को लेकर कहा कि सुशील मोदी ने खुद आनंद मोहन की रिहाई की मांग की थी। आनंद मोहन 15 साल से भी ज्यादा दिन जेल में रहे, सभी से राय लेकर निर्णय लिया गया है। बता दें, कहा जा रहा है कि जिलाधिकारी जी कृष्णैया की हत्या के केस में आनंद मोहन को रिहाई को बिहार में पॉलिटिकल कार्ड के तौर पर देखा जा रहा है। सवर्णों के वोट के कारण बीजेपी भी इस पर बटी हुई नजर आ रही है। सुप्रीम कोर्ट की सख्ती और तीखे सवालों के बीच दिल्ली पुलिस अब राजनीतिक रूप से ताकतवर ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ एफआईआर को तैयार हो गई है। दिल्ली पुलिस ने शुक्रवार को उच्चतम न्यायालय को बताया कि वो भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न की एफआईआर दर्ज करेगी। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दिल्ली पुलिस की ओर से सुप्रीम कोर्ट में पेश होते कहा, हम आज ही एफआईआर दर्ज करेंगे। इस फैसले पर पहलवानों ने कहा कि वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं, लेकिन विरोध जारी रहेगा। उन्होंने ब्रजभूषण सिंह की गिरफ्तारी की मांग की है। उन्होंने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट को सबूत सौंपेंगे, किसी समिति या दिल्ली पुलिस को नहीं। महिला पुलिसवानों ने कथित यौन उत्पीड़न की शिकायत दर्ज कराई है। वो लंबे समय से कार्रवाई की मांग कर रही हैं, लेकिन अब तक ऐसा कुछ हो नहीं पाया है। दिल्ली पुलिस का यह बयान तब आया है जब 7 महिला पहलवानों द्वारा दायर याचिका पर दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया गया था। याचिका में ब्रजभूषण के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई। सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के बाद ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दिल्ली पुलिस एफआईआर दर्ज करेगी। इसी पर प्रतिक्रिया देते हुए ब्रजभूषण शरण सिंह ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने एक टीवी चैनल से फोन पर बात करते हुए कहा है कि मैं न्यायपालिका की कार्यप्रणाली से संतुष्ट हूं, साथ ही दिल्ली पुलिस की कार्रवाई से भी संतुष्ट हूं। यानी ब्रजभूषण शरण सिंह का कहना है कि वो किसी भी कार्रवाई से या भारत की न्याय व्यवस्था पर पूरा वो भरोसा करते हैं। वहीं महिला पहलवानों ने साफ कर दिया है कि वो ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी के बाद ही धरना अपना बंद करेंगी। महिला पहलवानों ने कथित यौन उत्पीड़न के मामले में चुप्पी साधे हुए स्टार क्रिकेटरों और अन्य शीर्ष खिलाड़ियों की ओर इशारा करते हुए विश्व चैंपियनशिप पदक विजेता विनेश फोगाट ने कहा कि उन्हें यह देखकर पीड़ा हुई कि जो सत्ता में हैं उनके खिलाफ खड़ा होने का उनको साहस नहीं है। बता दें, पहलवान विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक, रवि धैया और दीपक पुनिया ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार से कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। यौन उत्पीड़न के खिलाफ प्रदर्शन को लेकर विनेश फोगाट ने बुधवार को द इंडियन एक्सप्रेस आइडिया एक्सचेंज प्रोग्राम में कहा, पूरा देश क्रिकेटर की पूजा करता है, लेकिन एक भी क्रिकेटर ने बात नहीं की है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप हमारे पक्ष में बोलें, लेकिन कम से कम एक तटस्थ संदेश दें और कहें कि किसी भी पार्टी के लिए न्याय होना चाहिए। यही मुझे पीड़ा देता है, चाहे वो क्रिकेटर्स हों, बैडमिंटन खिलाड़ी हों, एथलेटिक्स हों, बॉक्सर हों। विनेश ने यह भी कहा कि उन्होंने और बच्चन ने खुले पत्र लिखे थे और वीडियो पोस्ट किए थे जिसमें खिलाड़ियों से बोलने का अनुरोध किया था। उन्होंने कहा कि लेकिन हम नहीं जानते कि वो किससे डरते हैं। मैं समझती हूँ कि वो चिंतित हो सकते हैं, इससे उनके प्रायोजन और ब्रांड प्रचार सौदे प्रभावित हो सकते हैं। शायद इसीलिए वो विरोध करने वाले एथलीटों के साथ खुद को जोड़ने से डरते हैं, लेकिन ये मुझे पीड़ा देता है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार विनेश फोगाट ने ब्लैक लाइव्स मैटर आंदोलन का उदाहरण दिया, जो शुरू तो हुआ था अमेरिका में, लेकिन दुनिया भर के खिलाड़ियों ने नस्लवाद और भेदभाव से लड़ने के लिए एकजुटता दिखाई थी। उन्होंने पूछा कि ऐसा नहीं है कि हमारे देश में बड़े एथलीट नहीं हैं, क्रिकेटर हैं। अमेरिका में ब्लैक लाइव्स मैटर आंदोलन के दौरान उन्होंने अपना समर्थन दिया था। क्या हम इतने भी लायक नहीं हैं? विनेश ने कहा कि जब हम कुछ जीतते हैं तो आप हमें बधाई देने के लिए आगे आते हैं। यहाँ तक कि क्रिकेटर भी ऐसा होने पर ट्वीट करते हैं। अभी क्या हो गया है? क्या आप सिस्टम से इतना डरते हैं? या हो सकता है कि वहाँ भी कुछ गड़बड़ चल रहा हो, उनके दाल में भी काला है, ये मान के चलें हम। विनेश ने साफ संदेश देते हुए कहा कि अगली पीढ़ी के फायदे के लिए सिस्टम को साफ करने की जिम्मेदारी देश के प्रमुख एथलीटों की है। उन्होंने कहा कि अगर सभी एथलीट यहां विरोध में बैठेंगे तो पूरा सिस्टम ध्वस्त हो जाएगा और इसे चलाने वाले चैन से सो नहीं पाएंगे।
दिनेश ने बड़े एथलीटों को लेकर कहा कि उन्हें अपने व्यक्तिगत लाभ से परे देखना चाहिए और अपनी अंतरात्मा से पूछना चाहिए। भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न मामले में कार्रवाई की मांग को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पर धरने पर बैठे पहलवानों को बड़ी बड़ी हस्तियों का समर्थन मिलने लगा है। इस क्रम में ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा, दिग्गज क्रिकेट खिलाड़ी कपिल देव और ओलंपियन अभिनव बिंद्रा के अलावा सानिया मिर्जा, इरफान पठान के अलावा वीरेंद्र सहवाग भी समर्थन में उतरे हैं। इसके अलावा जाने माने अभिनेता सोनू सूद ने भी धरना दे रहे पहलवानों का मनोबल बढ़ाया है। बिंद्रा ने ट्वीट कर कहा, एक खिलाड़ी के रूप में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए हम हर दिन कड़ी मेहनत करते हैं। ये देखना बेहद दुखद है कि भारतीय कुश्ती प्रशासन में उत्पीड़न के आरोपों के खिलाफ हमारे खिलाड़ियों को सड़कों पर विरोध करना जरूरी लग रहा है। विश्व चैंपियनशिप की 2 बार स्वर्ण पदक विजेता निखत जरीन ने कहा, हमारे ओलंपियन और विश्व पदक विजेताओं को इस हाल में देखकर मेरा दिल टूट गया है। खेल से जुड़े लोग भी गौरव और सम्मान लाकर देश की सेवा करते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि कानून अपना काम करेगा और इस मामले में जल्द से जल्द न्याय मिले। जय हिंद। सानिया मिर्जा ने लिखा, एक एथलीट और उससे भी अधिक एक महिला के तौर पर ये देखना बहुत मुश्किल है। उन्होंने हमारे देश का नाम रोशन किया है और हम सभी ने उनके साथ उनका जश्न मनाया है। अगर उन्होंने ऐसा किया है तब इस मुश्किल समय में उनके साथ खड़े होने का समय आ गया है। ये बेहद संवेदनशील मामला है और गंभीर आरोप है। मुझे उम्मीद है कि जो भी सच्चाई है उसे न्याय मिलेगा। वीरेंद्र सहवाग ने ट्वीट किया, ये बेहद दुख की बात है कि देश का नाम रोशन करने वाले, झंडा ऊंचा रखने वाले और हम सब के लिए इतनी खुशियां लाने वाले हमारे चैंपियन को आज सड़क पर उतरना पड़ रहा है। यह बेहद संवेदनशील मामला है और इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। आशा है कि खिलाड़ियों को न्याय मिलेगा। इरफान पठान ने लिखा, भारतीय एथलीट हमेशा हमारा गौरव होते हैं, न केवल तब जब वे हमारे लिए पदक प्राप्त करते हैं। वहीं कपिल देव ने कहा, क्या इन्हें कभी न्याय मिलेगा? देश की महिला पहलवानों को 7 ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा ने दिया है। उन्होंने ट्वीट कर इस मामले की तुरंत जांच की अपील की। विनेश फोगाट के स्टार खिलाड़ियों को लेकर दिए बयान के बाद नीरज चोपड़ा ने साथ दिया है। नीरज चोपड़ा ने कहा कि मुझे देखकर दुख हो रहा है कि हमारे खिलाड़ी इस तरह सड़क पर न्याय मांग रहे हैं। उन्होंने बहुत मेहनत की है और हमारे देश को गर्व करने का मौका दिया है। एक देश के तौर पर यह हमारी जिम्मेदारी है, हर शख्स के सम्मान की रक्षा हो, चाहे वो एथलीट हो या नहीं। जो हो रहा है वो कभी नहीं होना चाहिए। ये काफ़ी संवेदनशील मुद्दा है और इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। न्याय के लिए जल्द से जल्द एक्शन लिया जाना चाहिए। बता दें, महिला पहलवानों ने रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष रहे और बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह पर यौन शोषण के आरोप लगा रहे हैं और उन पर कार्रवाई की मांग कर रही हैं, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई न होने से वो परेशान भी हैं। शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे की नेता और राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने राज्यसभा की मनोनीत सांसद और भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष पीटी उषा पर नाराजगी जाहिर की है। प्रियंका चतुर्वेदी ने ट्वीट कर कहा है कि देश की छवि तब खराब होती है जब यौन उत्पीड़न के अभियुक्त सांसद बच जाते हैं, जबकि पीड़ितों को न्याय के लिए संघर्ष करना पड़ता है। माफ करें मैम, हमें सामूहिक रूप से अपनी महिला खिलाड़ियों के लिए आवाज उठानी चाहिए। प्रियंका ने लिखा, खिलाड़ियों पर छवि खराब करने का आरोप नहीं लगाना चाहिए। वो ही हैं जो देश के लिए सम्मान जीतते हैं और हमें गर्व करने का मौका देते हैं। बता दें, पीटी उषा ने कहा था कि पहलवानों का सड़कों पर प्रदर्शन करना अनुशासनहीनता है और इससे देश की छवि खराब हो रही है। जिसके बाद महिला पहलवानों ने भी जवाब दिया था और कहा था कि अगर उनके साथ ऐसा होता तो वो क्या करती। दिल्ली की एक कोर्ट ने आबकारी घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी है। मनीष सिसोदिया को ईडी ने 9 मार्च को मामले में गिरफ्तार किया था। स्पेशल जज एम.के. नागपाल ने सिसोदिया को राहत देने से इनकार करते हुए कहा कि केस की मौजूदा स्थिति को देखते हुए उन्हें जमानत देने का सही वक्त नहीं है। वहीं मनीष सिसोदिया के वकील ने जमानत याचिका में कहा था कि जांच के लिए उनके मुवक्किल को कस्टडी में रखने की अब जरूरत नहीं है। दिल्ली विश्वविद्यालय के एक एड हॉक शिक्षक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। उन्हें कुछ हफ्ते पहले ही नौकरी से निकाला गया था। वो बाहरी दिल्ली के रानी बाग इलाके में रहते थे। इस घटना के खिलाफ दिल्ली विश्वविद्यालय के पूर्व सहकर्मी शिक्षकों और छात्रों ने प्रदर्शन किया है। बता दें, 23 साल के समरवीर राजस्थान के 12 जिले के मोलकी गांव के रहने वाले थे। गुरुवार को उनका शव उनके कमरे में लगे पंखे से लटका हुआ मिला। उनके साथ उनका एक रिश्तेदार भी रहता था जो घटना के समय अपने काम पर गया हुआ था।
समरवीर नौकरी से निकाले जाने से पहले हिंदू कॉलेज में दर्शन शास्त्र पढ़ा रहे थे। उनकी आत्महत्या के बाद दिल्ली विश्वविद्यालय के शिक्षकों और छात्रों ने हिंदू कॉलेज के बाहर प्रदर्शन किया और मृत शिक्षक समरवीर के लिए न्याय की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने नारे लगाए और तख्तियां लहराईं। ऐसे ही प्ले कार्ड पर लिखा था, हम नौकरी में सुरक्षा की मांग कर रहे एडहॉक शिक्षकों के संघर्ष में साथ खड़े हैं, प्रोफेसर समरवीर को न्याय मिले। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में 2 सप्ताह पहले पुलिस हिरासत में हुई अतीक और अशरफ की हत्या पर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाए और घटना पर एक रिपोर्ट मांगी है। बता दें, अतीक और उसके भाई अशरफ को 15 अप्रैल को 3 हमलावरों ने अस्पताल ले जाते समय गोली मार दी थी। शुक्रवार को हुई सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को घटना पर एक रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा है। इसके साथ ही कोर्ट ने असद की पुलिस मुठभेड़ के दौरान हुई मौत पर भी एक रिपोर्ट मांगी है। उत्तर प्रदेश स्पेशल टास्क फोर्स ने उत्तर प्रदेश के झांसी में 13 अप्रैल को हुई एक मुठभेड़ में असद अहमद को मार गिराया था। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की कि हमने घटना को टीवी पर देखा है। अतीक और उसके भाई को एम्बुलेंस से अस्पताल क्यों नहीं ले जाया गया? उन्हें क्यों चलने के लिए मजबूर किया गया? सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि दोनों भाइयों को मेडिकल टेस्ट के लिए ले जाया जा रहा। जवाब देते हुए सरकार ने कहा कि अदालत के आदेश के अनुसार उन्हें हर 2 दिन में चिकित्सा परीक्षण के लिए ले जाना पड़ता था। ये बात प्रेस को मालूम थी। इसके अलावा सरकार ने कोर्ट को बताया कि हमने इस मामले की जांच के लिए एक आयोग का गठन किया है। अतीक अहमद और उनके भाई की हत्या को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने अतीक अहमद और उनके भाई की हत्या पर उत्तर प्रदेश सरकार से पूछा है कि कातिलों को उनके अस्पताल ले जाने की जानकारी कैसे मिली। बता दें, प्रयागराज में पुलिस हिरासत में मेडिकल चेकअप के लिए ले जाने के दौरान अतीक अहमद और उनके भाई की मीडिया के सामने हत्या कर दी गई थी। कोर्ट ने इसको लेकर यूपी सरकार से कई सवाल पूछे हैं। सुप्रीम कोर्ट में वकील विशाल तिवारी ने इस संबंध में याचिका दायर की थी। याचिका में इस हत्या की स्वतंत्र जांच करने की अपील की गई है। सीबीआई की एक विशेष अदालत ने शुक्रवार को अभिनेता सूरज पंचोली को 2013 में अभिनेत्री जिया खान की आत्महत्या के मामले में बरी कर दिया है। उन पर आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगा था। कोर्ट ने सबूतों के अभाव में उन्हें बरी करने का फैसला किया है। बता दें, जिया खान ने 3 जून 2013 को जुहू स्थित अपने घर में आत्महत्या कर ली थी। तब से जिया के बॉयफ्रेंड पंचोली भारतीय दंड संहिता की धारा 306 के तहत आरोपों का सामना कर रहे थे। पुलिस ने कथित तौर पर जिया द्वारा लिखे गए कई पन्नों के पत्र के आधार पर सूरज पंचोली को गिरफ्तार कर लिया और उन पर आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज किया था। जिया की मां राबिया खान ने दावा किया था कि उनकी हत्या की गई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की अपील पर गुजरात हाई कोर्ट 29 अप्रैल को सुनवाई करेगा। बता दें, राहुल गांधी की इस अपील पर यह सुनवाई होगी जिसमें मोदी उपनाम वाली टिप्पणी को लेकर आपराधिक मानहानि मामले में उनकी दोषसिद्धि पर रोक नहीं लगाने के सूरत सत्र अदालत के आदेश को चुनौती दी गई है। इस अपील पर हाईकोर्ट के नए न्यायाधीश सुनवाई करेंगे। राहुल गांधी की अपील पर न्यायमूर्ति हेमंत पी 29 अप्रैल को सुनवाई करेंगे। इससे पहले 26 अप्रैल को राहुल गांधी के वकील PS चंपानेरी ने न्यायमूर्ति गीता गोपी की अदालत के समक्ष मामले का उल्लेख किया था। हालांकि न्यायमूर्ति गोपी ने खुद को सुनवाई से अलग कर लिया था। उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में ईद के मौके पर सड़क पर नमाज पढ़ने का मामले में अब तक 3 मस्जिद कमेटी के ऊपर FIR दर्ज की गई है। इसके साथ ही 2000 से ज़्यादा नमाज पढ़ने वाले लोगों पर भी पुलिस ने केस दर्ज किए हैं। पुलिस ने बताया कि दर्ज FIR में अभी किसी की भी गिरफ्तारी नहीं की है। कार्रवाई बनाए गए वीडियो के आधार पर होगी। बता दें, ईद के दिन इन इलाकों में भारी तादाद में ईदगाह के बाहर नमाज पढ़ने के लिए लोग जमा हुए थे। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर नमाज पढ़ते हुए दिखाई दिए। किसी ने इसका वीडियो बना लिया। इसके बाद इस मामले में FIR दर्ज की गई थी। वहीं पुलिस की उस कार्रवाई से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड नाखुश है और प्रतिक्रिया दी है। बोर्ड के सदस्य मोहम्मद सुलेमान ने मीडिया से कहा कि पुलिस द्वारा एक विशेष समुदाय के लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है और पुलिस कार्रवाई से लगता है कि राष्ट्र केवल एक धर्म का है। सुलेमान ने कहा कि कुछ लोग ईद की नमाज के लिए देर से आए और ईदगाह परिसर के अंदर जगह नहीं मिलने पर उन्होंने सड़क पर नमाज अदा की थी। समाचार एजेंसी NI के मुताबिक जनता दल यूनाइटेड के वरिष्ठ नेता कैलाश महतो की गुरुवार देर रात बिहार के कटिहार जिले में गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस के मुताबिक घटना कटिहार के बरारी थाना क्षेत्र की है, जहां महतो को 4 से 5 राउंड गोलियां मारी गई। बताया जाता है कि 2 अपराधी बाइक से अचानक कृषि फार्म चौक के पास पहुंचे और JDU नेता के ऊपर ताबड़तोड़ गोलियां चलाईं।
एएनआई से बात करते हुए ओम प्रकाश एसडीपीओ कटिहार ने कहा कि हमने जांच शुरू कर दी है और आरोपी को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। करीब 4 से 5 राउंड फायरिंग की गई है। आगे की जानकारी पोस्टमार्टम के बाद ही दी जा सकती है। मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के शुक्रवार को मणिपुर के चुराचांदपुर में दौरे से पहले हिंसा भड़क गई। इसके बाद जिले में बड़ी सभाओं पर प्रतिबंध लगा दिया गया है और मोबाइल इंटरनेट सेवाएं निलंबित कर दी गई हैं। कहा जा रहा है कि ये हिंसा आरक्षित और संरक्षित वनों और आर्द्र भूमि जैसे क्षेत्रों के भाजपा सरकार के सर्वेक्षण को लेकर हुई है। कथित रूप से मुख्यमंत्री की उपस्थिति में होने वाले एक कार्यक्रम स्थल पर गुरुवार को भीड़ ने तोड़फोड़ की और आग लगा दी। बता दें, मुख्यमंत्री आज ही वहां पर जिम सह खेल सुविधा का उद्घाटन करने वाले हैं। उस कार्यक्रम के लिए जोरदार तैयारियां की गई, लेकिन बीजेपी सरकार की नीतियों से गुस्साए लोगों ने वहां हिंसा कर दी। सोशल मीडिया पर आए वीडियो में गुस्साए भीड़ को सीएम के कार्यक्रम आयोजन स्थल के अंदर कुर्सियों और अन्य संपत्तियों को तोड़ते हुए देखा जा सकता है और नवनिर्मित जिम के खेल उपकरणों में भी आग लगा दी गई। स्थानीय पुलिस ने इस पर कार्रवाई की और भीड़ को तितर-बितर कर दिया, लेकिन स्थिति अभी भी तनावपूर्ण बनी हुई है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने गुरुवार को नेशनल असेंबली में विश्वास मत हासिल कर सबको चौंका दिया। सरकार और शीर्ष न्यायपालिका में बढ़ते टकराव के बीच 180 सांसदों ने शरीफ सरकार पर भरोसा जताया। ये आंकड़ा पाकिस्तान की मौजूदा स्थिति को देखते हुए चौंकाने वाले हैं। शहबाज को विश्वास मत हासिल करने के लिए शरीफ को केवल 172 वोट की जरूरत थी। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के प्रमुख और विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी ने निचले सदन में प्रधानमंत्री शरीफ के नेतृत्व में पूर्ण विश्वास को लेकर एक प्रस्ताव पेश किया। प्रस्ताव को 342 सदस्यीय नेशनल असेंबली में 180 सांसदों का समर्थन मिला। बता दें, पिछले साल अप्रैल में जब शरीफ प्रधानमंत्री चुने गए थे तब उन्हें 174 सांसदों का समर्थन हासिल था। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।